हेलो प्यारे बच्चों। बेसिक मैथमेटिक्स में हमारा चल रहा है कैलकुलस का सीरीज। कैलकुलस में हमने बोला था आपको बेटा कि इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, दूसरे पार्ट में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने देखा डिफरेंशिएशन अभी तक। ओके, और मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, और होना ही चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर आपका अच्छा नहीं होगा, अगर आपको डिफरेंशिएशन समझने में कुछ भी परेशानी है तो आपसे इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन पर ही बेस्ड है इंटीग्रेशन। वो दोनों जो है क्या है, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो आपको अगर डिफरेंशिएशन समझ में आया है तो ही आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा। ठीक है, तो बेटे हमने जो डिफरेंशिएशन में सीखा है, ठीक है, डिफरेंशिएशन में जो हमने सीखा है, क्या सीखा है बेटा कि if y is a function of x, then differentiation of y with respect to x है ना, then dy by dx क्या है, is differentiation of y with respect to x है ना। डिफरेंशिएशन का तरीका ये है ना, dy by dx is डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, जिसमें y क्या था बेटा, एक फंक्शन है किस चीज का, x का। y is a function of x। आ रही बात समझ में? ठीक है, ओके। तो एक चीज और हमने बताया था आपको कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी चीज को तो वो क्या होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। फॉर एग्जांपल देखो आपके पास x बराबर अगर मान लो, या y बराबर मान लो 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। ठीक है, एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, देखो क्या हो गया, dy by dx इक्वल्स टू 5 2 10x प्लस 2 है ना, रिड्यूस हो गया। एक बार और आप इसको डिफरेंशिएट करो, लेट्स से है ना, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर 10x का क्या हो जाएगा बेटा 10, और 2 का क्या हो जाएगा 0। तो देखो ये और रिड्यूस हो गया। तो आप देखते हो डिफरेंशिएट करते जाते हो और वो रिड्यूस होता जाता है। एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो इस चीज को, है ना, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दे तो 10 का क्या हो जाएगा 0। तो घटते घटते देखो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है ना। तो आप जब डिफरेंशिएट करते हो ना तो चीजें क्या होती चली जाती है, छोटी होती चली जाती है, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो, है ना। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। अब इसका उल्टा एक रिवर्स करने की कभी अगर हमें जरूरत हुई, है ना, हमें जब जरूरत पड़ी तो हमने उसको टुकड़ा कर लिया, छोटा कर लिया, अब हमें उसे क्या करना है, ऐड करना है, उसे ऐड करना है। तो क्या करें, उसके लिए भी हमारे पास तरीका होना चाहिए, है ना, मेथड होना चाहिए, और वो मेथड है इंटीग्रेशन। ठीक है, वो मेथड है इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन समझने से पहले एक बार और अच्छे तरीके से मैं डिफरेंशिएशन को समझा दूं। डिफरेंशिएशन को अगर आप दूसरे तरीके से समझना चाहते हो, एक तो मैंने बोला कि भैया डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटा करना, ठीक है, तोड़ना, ब्रेक करना। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से और आप समझ सकते हो अगर बहुत अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं तो बेटे, अगर आपके पास if y is a function of x, then a graph can be drawn between y and x, ठीक है। अगर y x का फंक्शन है तो आप क्या कर सकते हो, y और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो बेटा। ठीक है, अगर आपका मान लो y और x के बीच में ग्राफ आया समथिंग लाइक दिस, है ना, इस तरीके का आपका ग्राफ आया y और x के बीच में। ओके बेटे, शायद आपने क्लास 10th में जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, आपने वहां पर सीखा होगा एक वर्ड आता है टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है बेटा, किसी कर्व पर टेंजेंट डालना, मतलब होता है लाइक कि इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, एक टेंजेंट डालना है। तो टेंजेंट डालना मतलब एक ऐसी लाइन खींचना जो सिर्फ एक पॉइंट को टच करे। इस पॉइंट को टच करता हुआ अगर हम एक लाइन खींचे तो कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं टेंजेंट, इसको कहते हैं टेंजेंट। तो आप क्या देखोगे बेटा, ये जो हमने लाइन खींची है वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ तो एंगल बना रहा है, लेट्स से थीटा। क्या बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो इस एंगल का ये जो थीटा आएगा ना, उसका अगर आप 10 निकालते हो, ये देखो एक्चुअल में 10 का है ना साइन
कॉस इस तरीके से होता है ना, साइन तो साइन होता है, कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है, उसी तरीके से टेन का पूरा नाम टेंजेंट होता है। ठीक है, तो टेंजेंट है ना, हमें क्या डाला है, उसको टेंजेंट डाला है। तो टेंजेंट निकालना मतलब टेन थीटा निकालना। क्या निकालना? टेन थीटा निकालना। ठीक है बेटे, क्या निकालना? टेन थीटा निकालना। तो जब आप टेन थीटा निकालते हो, ठीक है बेटे, तो आप देखो क्या करोगे। अब बेटे यहाँ पर अगर मैं ऐसा परपेंडिकुलर डालूं, है ना, अगर मैंने ऐसा परपेंडिकुलर डाला तो बेटे ये क्या हो जा रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज क्या काम करेगा, परपेंडिकुलर का, है ना, ये y एक्सिस पर है बेटा, मान लो ये कितना है, डेल y है, और ये x एक्सिस पर क्या है, आपका बेस है, इसको मान लो डेल x बोला, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, डेल y अपॉन डेल x लिख सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो टेंजेंट आपने जब इसका निकाला, टेंजेंट यानी टेन थीटा यानी क्या हो रहा है बेटा, डेल y बाई डेल x। अब इन चीजों को अगर मैं बहुत छोटा छोटा ले लूं तो आपको पता है कि ये बहुत छोटा होगा तो क्या बन जाएगा, dy, और ये बहुत छोटा होगा तो क्या बन जाएगा, dx। ठीक है बेटा, तो टेन थीटा इज dy बाई dx, और dy बाई dx आपको पता है क्या चीज है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो जब आप डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x करते हो तो आपको क्या मिल जाता है बेटा, स्लोप मिल जाता है ना, सॉरी टेन थीटा मिल जाता है। अब बेटा इस चीज को अगर देखो, इस तरीके का कहीं पर इंक्लाइन रहता है तो हम उसे क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, है ना बेटा, कि यहाँ पर स्लोप है ना। तो इस चीज को हम और एक वर्ड में क्या कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो आपको क्या समझ में आया बेटा कि किसी ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हो, है ना, तो कैसे निकालोगे, तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंशिएशन कर लेते हो तो आपको क्या मिल जाता है, स्लोप मिल जाता है, या फिर आप टेन थीटा निकाल लेते हो तो आपको स्लोप मिल जाता है। ठीक है, तो एक तरीका है कि आप उसका डिफरेंशिएशन कर लो, दूसरा तरीका है कि आप टेन थीटा निकाल लो। ठीक है, तो देखो यहां से हमें समझ में आता है कि किसी ग्राफ का अगर हमें स्लोप निकालना हो तो हमें कौन हेल्प करेगा, डिफरेंशिएशन। कौन हेल्प करेगा बेटा, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या हुआ डिफरेंशिएशन का, टू फाइंड स्लोप ऑफ अ ग्राफ। किसी ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। समझ में आया? तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं नोट करके कि द स्लोप ऑफ ग्राफ is obtained by differentiation। ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ इज obtained by differentiation। आ रही बात समझ में? तो डिफरेंशिएशन किस चीज के लिए यूज होगा, स्लोप निकालने के लिए। किसी ग्राफ का हमें स्लोप निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। ठीक है बेटे, आ रही बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमने बोला कि हमारे पास एक ग्राफ है y और x के बीच में, और वो ग्राफ कुछ इस तरीके से है, लेट्स से, ठीक है, ऐसा ग्राफ है, और इसका रिलेशन है इस ग्राफ का y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या रिलेशन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो मुझे क्या करना है बेटा, इस पॉइंट पर मुझे स्लोप निकालना है। दैट मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा एक टेंजेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ऐसा एक टेंजेंट डाल लिया बेटा, तो यहाँ पर एक क्या होगा, एंगल बनेगा थीटा। आप चाहें तो इसके पर पैरेलल एक लाइन खींच सकते हैं, आपको पता है ये एंगल और ये एंगल भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो हमें स्लोप निकालना है, यानी क्या निकालना है बेटा, टेन थीटा निकालना है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, dy बाई dx करना पड़ेगा, है ना बेटा। तो क्या हम dy बाई dx कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास y का फंक्शन है। ठीक है, तो बेटे dy बाई dx जब मैं यहाँ करूंगा तो कितना आ रहा है, देखो तो 2x आ रहा है, तो यानी इसका स्लोप क्या हो गया, देखो 2x हो गया। इसका स्लोप कितना हो गया, 2x हो गया। कहाँ चाहिए बेटा, मुझे यहाँ चाहिए, तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर मुझे पता होती, जैसे कि √3/2, है ना, मान लो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती, √3/2, तो 2 इंटू √3/2, 2 कैंसिल हो जाता बेटा,
tan थीटा इक्वल टू क्या आता, √3 आता। आपको पता है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो तो tan थीटा की वैल्यू √3 होती है, दैट मीन्स कि थीटा क्या हो गया 60 डिग्री। तो देखो हमने यहाँ पर एंगल निकाल लिया, टेंजेंट निकाल लिया, मतलब स्लोप निकाल लिया। यहाँ पर स्लोप कितना है 60 डिग्री है, यहाँ पर स्लोप क्या है 60 डिग्री। तो ऐसा करने में हमें किसने हेल्प किया बेटा, डिफरेंशिएशन ने हेल्प किया। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हमें क्या करता है, किसी ग्राफ का स्लोप निकालने में मदद करता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक, वेरी गुड। अब बेटे ध्यान से सुनना, तो एक ग्राफ जब आप किसी दो क्वांटिटी के बीच में बनाते हो, किसी दो क्वांटिटी के बीच में आप जब ग्राफ बनाते हो, लाइक y और x के बीच में हमने ग्राफ बनाया है, तो इससे दो चीजें मिलती है। एक स्लोप मिलता है, ठीक है, ग्राफ से आपको हमेशा दो इंफॉर्मेशन मिलेगा। किसी भी ग्राफ से आपको क्या होता है, दो इंफॉर्मेशन मिलता है। एक स्लोप, ठीक है, एक मिलता है क्या, स्लोप। जो अभी अभी आपने सीखा कि स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dy/dx करना पड़ेगा या tan थीटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, जो अभी मैंने करके दिखाया। ठीक है, स्लोप। तो बेटे स्लोप मतलब क्या हुआ, देखो तो स्लोप का मतलब क्या हुआ, dy/dx करना, तो ये तो ठीक बात है। लाइक मैंने बोला कि भैया dy का मतलब क्या है, इस तरफ, dy का मतलब क्या है, इस तरफ, और dx का मतलब क्या है, इस तरफ। लाइक मेरा स्लोप कुछ इस तरीके से आया है, ठीक है, ये मान लो मेरा थीटा है। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर हुआ, और ये मेरा क्या चीज हुआ, बेस हुआ। अगर ये छोटे छोटे हैं तो, है ना, बहुत छोटे छोटे हैं तो dy और dx। आ रही बात समझ में। तो बेटे ये जो dy है और ये जो dx है ना, dy किस एक्सिस पर है, y एक्सिस पर, और dx क्या है, x एक्सिस पर, dy/dx। तो स्लोप निकालने के लिए आपने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड किया, है ना, स्लोप निकालने के लिए आपने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड किया। तो जब भी दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ होता है तो उन दोनों क्वांटिटीज को अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है, स्लोप मिलता है, स्लोप मिलता है। क्लियर है मेरी बात। तो बेटे अब मान लो मैं इसको जनरलाइज करता हूं, जो चीजें आपने पढ़ी है उसके ऊपर से। लाइक अगर ये मान लो डिस्टेंस हो, इस एक्सिस पर हमने क्या लिया है, डिस्टेंस लिया है, और इस एक्सिस पर मान लो टाइम लिया है। तो बेटा जब आप इसका स्लोप निकालोगे, है ना, तो ऊपर क्या लिखे, dy आपके लिए क्या चीज है, डिस्टेंस है, और dx आपके लिए क्या चीज है, टाइम है। ठीक है बेटा, तो बताओ डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है बेटा, स्पीड होता है। तो इस चीज का ग्राफ आपको क्या दे देगा बेटा, स्पीड दे देगा, स्लोप। इस चीज का स्लोप आपको क्या दे देगा, स्पीड देगा। तो यानी, तो याद करो हमने क्या स्पीड निकालने के लिए डिफरेंशिएशन किया था कि नहीं किया था, है ना, dy/dx या dx/dt, ऐसा क्या है ना। अगर मैंने इसको x ले लिया और इसको t ले लिया तो हो जाएगा कि नहीं, ये dx/dt, ये क्या हो जाएगा, dx/dt होता था कि नहीं, dx/dt स्पीड, है ना, dx/dt क्या होता था, स्पीड होता था, तो हुआ। तो हमें किसी ग्राफ का अगर स्लोप निकालने बोला जाए तो उनको क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। अब अगर मैं इधर वेलोसिटी ले लूं, इधर टाइम ले लूं, ग्राफ क्या बन जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाएगा, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा। आपने क्लास 9th में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा, वहां आपने सीखा होगा, है ना। तो वेलोसिटी और इधर टाइम ले लिया। अब मैं स्लोप बोलता हूं, जैसे ही मैं स्लोप बोलूं फटाक से आपको क्या करना है बेटा, दिस अपॉन दिस, है ना, दिस एक्सिस अपॉन दिस एक्सिस। दिस एक्सिस पर क्या है बेटा, वेलोसिटी, दिस एक्सिस पर क्या है, टाइम है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या चीज होता है, दिमाग लगाना है, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन है, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हर ग्राफ का स्लोप आपको कुछ ना कुछ देता है, और उस स्लोप को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तो डिफरेंशिएशन चाहिए, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है हमारे डिफरेंशिएशन का। एक बात, अब देखो स्लो मतलब ग्राफ का एक दूसरा पहलू भी है, ग्राफ का एक दूसरा पहलू भी है। क्या चीज है, स्लोप तो समझ में आ गया, स्लोप का मतलब tan थीटा होता है, यानी ये एंगल निकालना पड़ेगा अपने को। दूसरा चीज, ये जो ग्राफ है इसके नीचे का आप एरिया फाइंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एरिया फाइंड कर सकते हो। एक आप स्लोप निकाल सकते हो, दूसरा आप एरिया निकाल सकते हो। एक ग्राफ से आप ये दो चीज पता कर सकते हो।
ध्यान से सुनिए, मैंने बोला किसी भी ग्राफ से आपको दो चीजें पता चलती है। क्या? एक स्लोप, जो कैसे निकालोगे? बाय द डिफरेंशिएशन, उसको निकालने में के लिए कौन हेल्प करेगा? डिफरेंशिएशन हेल्प करेगा। और दूसरा चीज क्या पता कर सकते हो आप? एरिया। अब बताओ बेटे, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो क्या करूंगा? एरिया बराबर क्या होता है? एरिया क्या चीज होता है? ठीक है, तो इस चीज का एरिया अगर निकालना, लाइक अभी क्या शेप दिख रहा है बेटा? अभी क्या शेप दिख रहा है? ट्रायंगल शेप दिख रहा है। ट्रायंगल शेप के लिए क्या होता है बेटा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? dx, और है ना, यहाँ पर मान लो अभी y की वैल्यू क्या है? y है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? y dx हो जाएगा, है ना, हाफ y dx। ठीक है, ऐसा हो जाएगा हाफ y dx, जो भी है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर देखो दोनों एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस क्या चीज हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर y एक्सिस और x एक्सिस क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। ध्यान से समझिए। ठीक है, इसको ज्यादा, चलिए इसको, इससे अच्छा मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको। अगर मेरा स्लोप जो स्लोप है ना, वो कुछ इस तरीके का होता, ज्यादा आसानी होगा समझने में आपको। तो बेटे यहाँ से यहाँ तक, तो ये y क्या है? y की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पर पूरे में y की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। अब इसके नीचे का अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करने बोला जाएगा तो ये हुआ, है ना। तो आपको कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है। ये चीज क्या है? लेट्स से डेल एक्स है ना बेटा? कितना है? डेल एक्स है। तो अगर इस चीज का आपको एरिया निकालने बोला जाए, है ना, इस चीज का एरिया निकालने बोला जाए कि ये जो ग्राफ था उसके नीचे का एरिया निकालना है, तो बताओ एरिया कैसे निकालोगे? लंबाई इंटू चौड़ाई, y इंटू डेल एक्स, है ना। ये क्या चीज था? y था, है ना। ये चीज क्या है? y है, और ये चीज क्या है? x है। तो y इंटू डेल एक्स हो जाएगा बेटा, इसका एरिया निकल जाएगा, है ना, y इंटू डेल एक्स। तो देखो क्या किया आपने, क्या किया इस बार आपने? इस बार दोनों एक्सिस को क्या किया आपने? मल्टीप्लाई किया। y और x मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ क्या हो रहा था? x और t डिवाइड हो रहा था। तो जब आप स्लोप निकालते हो तो डिवाइड करते हो दोनों एक्सिस को, और जब आपको एरिया निकालना होता है तो क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो, है ना बेटे। क्या करते हैं अपन? मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से समझना, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या था बेटा? यहाँ पर जो है ना, ये मुझे शेप पता है ना, इसलिए मुझे एरिया बहुत ही आसानी से मिल गया। ठीक है, आसानी से हमें निकल गया। रेक्टेंगुलर दिख रहा था, हमने पता है कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालना है। बट अगर ये ग्राफ अजीब सा हो, बहुत ही अजीब सा, कैसा? इधर हमने मान लो y ले लिया, इधर हमने मान लो x ले लिया, और ग्राफ कुछ इस तरीके से अजीब सा आ गया। अब इसके नीचे का एरिया निकालने बोलूं मैं कि बेटा तुम ना इसके नीचे का एरिया निकालो, ये पूरा एरिया निकालो, तो फिर तो किसी की भी नानी याद आ जाएगी, है कि नहीं? बताओ कितना अजीब है ये। ऐसा तो कोई शेप ही नहीं देखा सर हमने, ऐसा कोई शेप ही नहीं है जिसका मुझे फॉर्मूला पता हो और मैं लगाऊं और वो ये आंसर आ जाए, है ना। ऐसा कोई हमें शेप पता ही नहीं है। बड़ा अजीब है सर, कैसे करें? हर समय, है ना, अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो बेटे इसको करने के लिए क्या करते हैं? एक जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है, जुगाड़ मेथड, है ना, लगाते हैं। क्या है ये जुगाड़? लाइक हमने अगर देखो ये किस चीज का ये है बेटा? y का मतलब y का वेरिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। ये जो हमने बनाया है, ड्रॉ किया है, प्लॉट किया है, वो क्या बताता है? वेरिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बता रहा है। तो बेटे हर समय क्या हो रहा है? y बदल रहा है, ये y एक्सिस है ना, हर समय y क्या हो रहा है? बदल रहा है। y हर समय बदल रहा है ना। x बदल रहा है, y बदल रहा है, x बदल रहा है, y बदल रहा है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैंने एक ऐसा करके, इतना ऐसा करके हमने काट लिया, ऐसा एक काटा इस तरीके का, तो क्या आपको नहीं लगता कि इतने दूर तक, है ना, इस रेंज में y ऑलमोस्ट कांस्टेंट है? क्या आपको लग रहा है ऐसा? है ना, इतने में क्या है? y आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो मान लो बेटा यहाँ पर y की वैल्यू y है, और इधर x कितना है बेटा? ये थिकनेस इसका, ऐसा थिकनेस हमने कितना पकड़ लिया? dx। इस चीज को हमने क्या बोला? dx बोला। तो इस रेंज के लिए, dx रेंज के लिए आपका जो y है अभी कितना है? ये चीज कितना है? y है ना। अब इसको काट करके हम अलग कर लेते हैं, तो हमें कैसा दिख रहा है? ये चीज कुछ इस तरीके का दिख रहा है, जिसकी हमने थिकनेस कितनी ले रखी बेटा? dx,
और इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना है, y है। क्या हम इस चीज का एरिया निकाल सकते हैं? क्या ये शेप हमें दिखाई, मतलब जान पहचान वाला शेप दिख रहा है? अगर इस छोटे से शेप को देखूं तो क्या इस शेप को मुझे पहचानने में आसानी है? यस, ये शेप तो सर रेक्टेंगल है ना? ये शेप क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं सर, ठीक है। तो चलिए इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया बेटा एरिया इसका? तो भैया लंबाई इंटू चौड़ाई, तो y इंटू dx। अब ये हमने क्या किया बेटा, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसका एरिया निकाला है। तो ये एरिया चूंकि ये हमने बहुत छोटा, d का मतलब क्या, बहुत छोटा, क्योंकि ये हमने बहुत छोटा लिया है, तो इस निकालना हमें इसे पूरे का है। तो इस पूरे के रिस्पेक्ट में ये वाला एरिया क्या है, बहुत छोटू सा है। तो इस एरिया को भी क्या बोलेंगे हम, स्मॉल डी ए। आया समझ में, स्मॉल डी ए, ठीक है बेटा। जब हम पूरे को एक साथ देख रहे हैं तो y हर समय बदल रहा है, लेकिन जब हम एक छोटे से रेंज के लिए देखते हैं तो y को हम कंसीडर कर सकते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसा ही हर जगह पर होगा बेटा, बहुत जगह पर होगा। यहाँ पर भी हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, है ना, यहाँ पर भी कंसीडर कर सकते हैं। इस छोटे से में y क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। तो ऐसे हम बहुत सारे ले सकते हैं। यहाँ पर भी हम एक छोटा सा देखेंगे तो लगभग वो क्या होगा, y कांस्टेंट होगा। तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स के हम एरिया तो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम इनको ऐड करके, है ना, इन एरियाज को निकाल करके, छोटे छोटे एरियाज को निकाल करके टोटल कर दें, ऐड कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल सकता है, टोटल एरिया मिल सकता है। यहाँ से लेके वहां तक का एरिया मिल सकता है। आ रही बात समझ में? तो अब आपके पास एक ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जो आप इन स्मॉल एरिया को क्या कर सको, ऐड कर सको। समझ में आ रहा है? आप इन छोटे छोटे एरियाज को क्या कर सको, ऐड कर सको, जहां से लेकर के जहां तक आपको चाहिए, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक हम ऐसे ऐसे प्लेट्स बनाएंगे, छोटे छोटे रीजन बनाएंगे, उनका एरिया निकाल करके हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। ये जो ऐड करने का तरीका है ना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन। तो बेटे सिंपल सी बात है ना, जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो देखो क्या हो रहा था, वो रिड्यूस होता था, डिवाइड करते थे, है ना। देखो यहाँ डिवाइड किया है ना हमने, यहाँ पर क्या किया है, डिवाइड किया है, ओके, है ना, dy by dx, तो ये डिवाइड किया है हमने। आ रही बात समझ में? तो बेटे डिफरेंशिएशन क्या करना सिखाता है हमें, डिवाइड करना सिखाता है ना, ओके, मतलब तोड़ना सिखाता है, छोटा करना सिखाता है। बट इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन क्या करता है, यहां पर देखो मल्टीप्लाई हुआ है, सम करना सिखाता है ना। इंटीग्रेशन का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, है ये सांप के जैसा, ये सांप के जैसा जो है ना सिंबल होता है, किस चीज का, इंटीग्रेशन का। आ रही बात समझ में, क्लियर है? तो बेटे इंटीग्रेशन हमें क्या तरीका सिखा रहा है, जोड़ने का, ऐड करने का। ये क्या तरीका सिखाता था, डिवाइड करने का, मतलब रिड्यूस करने का, मतलब तोड़ने का। तो हुआ ना उल्टा, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट क्या है बेटा, इंटीग्रेशन है। जब हमें छोटा करना होता है, डिवाइड करना होता है, तोड़ना होता है, हम डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। जब हमें ऐड करना है, छोटे छोटे को ऐड करके बड़ा करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। तो जब भी हमें डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी, छोटा करने की ज़रूरत पड़ेगी, तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, वी विल यूज़ डिफरेंशिएशन। एंड जब भी हमें उन टुकड़ों को वापस जोड़ना पड़ेगा, वापस हमें जोड़ना होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन। That's why it is said that integration is the reverse process of differentiation, ठीक है, complete reverse process of differentiation। तो बेटे मैंने जैसा बोला कि एक ग्राफ जो है आपको दो चीज़ें देता है, पहला है स्लोप और दूसरा है एरिया। स्लोप निकालने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डिफरेंशिएशन की। एरिया निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन की। क्लियर है मेरी बातें? ओके बेटे, तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, है ना। डिफरेंशिएशन आपने सीख लिया, यानी स्लोप निकालना सीख लिया, और इंटीग्रेशन आपको सीखना है, मतलब एरिया निकालना आपको सीखना है। हरी बात समझ में? तो चलिए अब हम इंटीग्रेशन के बारे में अच्छे से बातें कर सकते हैं। आपको फील आ गया होगा कि इंटीग्रेशन क्या चीज़ करता है, क्या करता है, ये क्या हेल्प करता है हमारी। तो इंटीग्रेशन हमें ऐड करने में हेल्प करता है। जब भी इंटीग्रेशन करूँगा किसी चीज़ का, किसी छोटी चीज़ का, मतलब वो उन छोटी चीज़ों को ऐड कर देगा, है ना। और ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक टोटल चीज़ मिलेगी। क्लियर है?
तो बेटे अगेन है ना, जैसा हम एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे वैसे ही एक फंक्शन का क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सी इफ y is a function of x, y is a function of x, that is y equal to f of x, then इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, अगेन ध्यान से समझिए, ये जिस चीज का फंक्शन होगा उसी के साथ डिफरेंशिएट होगा, ये जिस चीज का फंक्शन होगा उसी के साथ इंटीग्रेट होगा। तो बेटा डिफरेंशिएट करते थे तो हम x को क्या करते थे, डिवाइड करते थे, यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसको क्या कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो उल्टा हुआ ना, वहाँ डिवाइड करते थे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, इंटीग्रेशन of y with respect to x, integration of y with respect to x। so this is the symbol of, है ना, this is the way of showing integration। ठीक है, method of showing integration, तो integration of y with respect to x। आगे बात समझ में, बाकी फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं वो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमने डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स सीखे थे और उन रूल्स को अप्लाई करके हम डिफरेंशिएशन क्या करते थे, सिमिलर वे में यहाँ पर भी क्या होता है, इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स होते हैं जिसे हमें सीखना होता है। इंटीग्रेशन के हम रूल्स सीख जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ रूल्स बहुत ही कम हैं, थोड़े से रूल्स हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे और आप उसे यूज़ कर पाओगे। ठीक है, और आपके पास डिफरेंशिएशन का नॉलेज तो है ही, उसका भी आपको हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बेटा, तो रूल नंबर 1, रूल 1 ये कहलाता है बेटा अगेन कांस्टेंट रूल। वहाँ पर भी कांस्टेंट रूल था, यहाँ पर भी कांस्टेंट रूल है। क्या कहता है, इफ y इक्वल्स टू c, यानी कोई कांस्टेंट, c यानी कांस्टेंट, ठीक है, c यानी कांस्टेंट। इफ y इज एनी कांस्टेंट देन इंटीग्रेशन ऑफ y किसी भी चीज़ के साथ करो, x के साथ करना है तो dx लिखोगे, टाइम के साथ करना है तो dt लिखोगे, u के साथ करना है du लिखोगे, जिस किसी के भी साथ डिफरेंस इंटीग्रेट करना होगा वो चीज़ यहाँ लगा लोगे। थीटा के साथ करना होगा तो ये क्या हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा। तो कांस्टेंट का वहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या हो जाता था बेटा, ज़ीरो हो जाता था। यहाँ पर क्या होता है, जो कांस्टेंट है ना वो यहाँ आ जाएगा और ये x के साथ कर रहे हो ना तो ये x लग जाएगा, c इंटू एक्स। आया क्या समझ में? ठीक है, तो दिस इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छे से समझ में आ रहा है? कांस्टेंट रूल, y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो जो भी कांस्टेंट होगा ना वो इंटू x हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि y बराबर 5 है तो इंटीग्रेशन y विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा, 5 किसके साथ किए हो, x के साथ, तो 5x हो जाएगा। अगर मैंने बोला होता एग्जाम्पल y इक्वल्स टू 10 और मैं बोलता कि इंटीग्रेट करो इसको टाइम के साथ, तो 10 आता, टाइम के साथ कियो ना तो टाइम हो जाता 10t। तो जिस चीज़ के भी साथ डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे वो चीज़ उसके साथ चिपक लेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू अगर मैंने लिखा होता 7 और बोलता कि इसको x के साथ इंटीग्रेट करो तो ये क्या हो जाता 7x। अगर मेरे पास होता x इक्वल्स एग्जाम्पल y इक्वल्स टू 8 देन इंटीग्रेशन y विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ कर रहा हूँ ना तो 8x हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्लियर है बेटा? आसानी से समझ में आ रहा है आपको इंटीग्रेशन अच्छे से? ठीक है, तो ये कांस्टेंट रूल आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कांस्टेंट इनटू जिसके साथ डिफरेंशिएट किए हैं वो आ जाता है। तो ये पहला रूल हो गया कांस्टेंट रूल। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 पावर रूल, वहां पर भी था यहां पर भी है। पावर रूल क्या कहता है ये पावर रूल? इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर n, इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर n, देन
इंटीग्रेशन y विथ रिस्पेक्ट टू x, रूल क्या कहता है ध्यान से समझिए। यहाँ पर x जो पावर है ना, वहाँ पर पावर में 1 ऐड हो जाता है, वहाँ पर पावर में 1 माइनस होता था, यहाँ पर उल्टा प्लस हो जाता है, और ये जो प्लस करके जो कुछ भी मिलेगा उसको डिवाइड कर देना है n+1। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कुछ दिक्कत है? आ रही बात समझ? ठीक है बेटा, क्या करना है, पावर को एक बढ़ा देना है और जो वैल्यू मिलेगी वो डिवाइड कर देना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। y बराबर अगर होता x⁵5, ठीक, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन y विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x 5+1 है ना, पावर को एक ऐड कर दिया, तो ये जो 5+1 आया उसको क्या कर देना है, डिवाइड, तो x⁵6/6। कितना आसान है, बहुत आसान है। आ रही बात समझ में? ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर मान लो y बराबर होता x⁴, तो हम इसे क्या लिख सकते थे बेटा, इंटीग्रेशन जब हम करते तो x पावर को एक ऐड कर दो बेटा, क्या हो जाएगा 5, और उसी चीज़ को नीचे लगा देना है ना, उसी चीज़ को नीचे लगा देना है। कितना आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर y = हमने लिया होता x⁵3, तो इंटीग्रेशन y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता बेटा, x का पावर 3+1 क्या हो जाएगा बेटा 4, और उसी चीज़ को डिवाइड कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब बेटे अगर मैंने लिया होता x एग्जाम्पल y = x का पावर -2 है ना, देन क्या होता बेटा, इंटीग्रेशन y dx, तो हमारे पास क्या है बेटा, -2 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा, -2 + 1 है ना, +1 करके जो भी मिलेगा उसी चीज़ को डिवाइड करना है। तो x का पावर क्या बचा बेटा, -1 अपॉन यहाँ क्या बचा, -1 विच इज़ -1/x है ना, ये क्या हो जाएगा, -1/x। क्लियर है? तो अगर मान लो मैंने ऐसा लिया होता बेटे, इफ y = x का पावर -3 ऐसा, तो फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन y dx = इंटीग्रेशन x का पावर -3 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, -3 + 1, तो x का पावर -3 + 1 क्या बचा, -2 अपॉन नीचे भी क्या बचा, -2, सो दिस इज -1/2, ये नीचे आएगा तो बेटा x² हो जाएगा, तो -1/2 x², ऐसा हो जाएगा इसका। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं, इफ़ y = x⁻1 हो तो इसको कर सकते हैं क्या उसी तरीके से, है ना। तो बेटा इसमें अगर x⁻1 + 1 करोगे बेटा तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, अपॉन -1 + 1 है ना, तो x का पावर क्या हो जाएगा, -1 + 1 0 हो गया बेटा, और अपॉन ये 0, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा बेटा, है ना, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से नहीं करते, ठीक है, इसमें ये वाला रूल नहीं लगता, इसके लिए हम अलग से पढ़ते हैं, वो देखेंगे आगे, ठीक है। x⁻1 नहीं करेंगे, बाकी सबको अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पावर रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। क्या करना है बेटा, पावर को एक बढ़ा देना है, पावर में एक ऐड कर देना है, जो मिलेगा उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो दिस इज पावर रूल। ठीक है, चलिए रूल नंबर 3, कोफिशिएंट रूल। इसमें आपको क्या करना है, कोफिशिएंट रूल में सी, अगर मान लो हमने फंक्शन के पहले कुछ नंबर्स लगाए हुए हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट के बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो अगर कोई कांस्टेंट लगा हुआ है और इधर कोई फंक्शन है लाइक x⁻n ऐसा वाला, तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन y dx करोगे बेटा, तो मैंने क्या बोला आपको,
कि कोफिशिएंट जो है ना उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, कोफिशिएंट को एज इट इज़ रहने देते हैं। इंटीग्रेशन आप किसका करोगे बेटा, जो भी आपका फंक्शन है, जो भी फंक्शन है ना उसका इंटीग्रेशन करोगे किसके साथ, x के साथ, है ना। अब इस तरीके से अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो प्रैक्टिकली समझो, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलता हूँ कि y बराबर जो है 4x क्यूब है, 4x क्यूब है, इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन y dx करो, तो मैंने क्या बोला बेटा, जो 4 है ना ये कोफिशिएंट है, उसको ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे और x क्यूब का करना है। तो x क्यूब का अभी हमने सीखा बेटा, है ना, पावर है, पावर रूल लगेगा, 3 + 1 हो जाएगा और ये 3 + 1 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ गया बेटा 4x, 4/4, 4 4 कैंसिल, x⁻² क्या बचा बेटा 4 बचा। ईजी, कुछ भी दिक्कत नहीं है। सिमिलरली बेटा एक और एग्जांपल ले लें, y बराबर मान लो हमने ले लिया 2x, ठीक है, y बराबर हमने क्या ले लिया 2x, इसे हमें इंटीग्रेट करना है बेटा, इंटीग्रेशन y dx, है ना बेटे। तो 2 को ऐसे के ऐसे रहने देंगे और x का इंटीग्रेशन करेंगे, कुछ नहीं तो पावर कितना है बेटा 1 है, तो x का पावर 1 पहले से था, 1 ऐड करना है और 1 + 1 नीचे आ जाएगा। तो क्या बच रहा है बेटा 2x का पावर 2/2, 2 2 कैंसिल, क्या बचा x², है ना। इस तरीके से हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर मान लो हमने लिया y = 3x⁵, इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करोगे 3 को एज इट इज़ रखोगे, x⁵ का क्या हो जाएगा बेटा 5 + 1/5 + 1 कितना हो जाएगा बेटे 3 × x⁶/6, 3 2 जा क्या होता है 6, तो x⁶/2, दिस इज द आंसर, है ना। इंटीग्रेशन इसका क्या हो गया x⁶/2। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, पावर एक ऐड करना है और नीचे में जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देना है। वेरी नाइस, ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3 रूल हो गए बेटे। अब देखो, जैसा हमने डिफरेंशिएशन में कुछ चीज़ों के डिफरेंशिएशन को डायरेक्टली याद रखा था ना, है ना, जैसे sin x का cos x का -sin x, tan x का sec² x, है ना, sec x का sec x tan x, इस तरीके से हमने कुछ चीज़ों के डिफरेंशिएशंस डायरेक्टली याद रखे थे। सिमिलरली कुछ चीज़ों के इंटीग्रेशन भी डायरेक्टली याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं वो क्या चीज़ें हैं। रूल नंबर 4, पहला इंटीग्रेशन, अगर मान लो मुझे sin x का करना है, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो बेटे जैसा मैंने बोला कि आपको डिफरेंशिएशन का ये जस्ट उल्टा है, तो याद करो cos x का डिफरेंशिएशन -sin x होता था, ठीक है। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा -cos x, ठीक है, उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा -cos x, ठीक है, cos x का -sin x, तो sin x का -cos x। सिमिलरली सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो बेटा क्या होता था d/dx sin x का क्या होता था cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, ठीक है, sin x। तीसरा tan x का क्या होता था बेटा डिफरेंशिएशन sec² x होता था, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। तो sec² x dx ये क्या हो जाता है tan x हो जाता है, sec² x dx क्या हो जाता है tan x हो जाता है। सिमिलरली बेटा cosec² x का dx के साथ, तो आपको पता है बेटा, है ना, cot x का क्या होता था d/dx, cot x का होता था -cosec² x, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा -cot x, तो इसका क्या होता है बेटा -cot x होता है, ठीक है। ये 4 हो गए। पांचवा इंटीग्रेशन e⁻x dx, तो याद करो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता था, इसलिए उसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा e⁻x ही होगा। सिक्स्थ log x का क्या होता था बेटा 1/x, तो यहाँ पर 1/x का क्या होता है 1/x का क्या होता है इनवर्स
ln x, क्या होता है इसका ln x। अब ये ln क्या है, देखो ln और log, जब हम लॉगरिथम पढ़ेंगे तो वहाँ आपको इसका डिफरेंस क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। लॉग जो है, लॉगरिथम जो है वो दो तरह के होते हैं, एक 10 बेस वाला और एक होता है ई बेस वाला। जो ई बेस वाला होता है उसको नेचुरल लॉग कहा जाता है, नेचुरल लॉग, है ना। और अच्छे से बाद में समझ में आएगा, अभी आप इतना समझो ln मतलब नेचुरल लॉग, ln मतलब नेचुरल लॉग, ई बेस, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो आता है वो कौन सा लॉग आता है, नेचुरल बेस वाला ln। तो यहाँ पर क्या आ गया, ln x आ गया। log x का 1/x होता था, तो 1/x का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, ln x हो जाएगा। ये 6 बस आपको याद रखने हैं बेटे, ये 6 ही बस आपको याद रखने हैं, बाकी दुनिया जहान की आपको ज़रूरत ही नहीं है, इतना बस याद रखना है। क्लियर, क्लियर, बहुत आसान है। इसके बाद रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, इसमें क्या करना होता है आपको, अगर मान लो हमने लिखा y इक्वल्स टू u प्लस माइनस v, मतलब दो टर्म्स हैं, है ना, एडिशन में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई दो टर्म्स हैं या दो से अधिक भी टर्म्स हो सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। अब इसे हमें क्या करना है, जिसमें से u जो है ना वो भी x का फंक्शन है और v जो है वो भी x का फंक्शन है, पहले क्या करते थे डिफरेंशिएशन में, बिल्कुल वैसा ही। तो जब मुझे इसे इंटीग्रेट करना होगा ना, तो हम क्या करेंगे बेटा, इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे। पहले u को इंटीग्रेट करेंगे, फिर प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, और फिर v को इंटीग्रेट कर लेंगे। क्या दिक्कत है ना। मतलब हर एक टर्म को इंडिविजुअली क्या करते जाना है, इंटीग्रेट करते चले जाना है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर मैंने y इक्वल्स टू लिखा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 5 ऐसा लिखा, तो बेटे जब मैंने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिखा और मैं कह रहा हूँ इसको आप x के साथ इंटीग्रेट कर दो, तो आपको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर प्लस लगाना पड़ेगा, फिर 2x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर प्लस लगाना पड़ेगा, और फिर 5 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और ठीक है, आ रही बात समझ में। तो एक्स स्क्वायर का आपने क्या सीखा बेटा, पावर रूल लगेगा इसमें, 2 + 1/2 + 1 + 2 कोफिशिएंट हो गया, x का क्या हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 + 1/1 + 1 प्लस यहाँ पर 5 कौन सा चीज़ हो गया बेटा, कांस्टेंट, तो इसमें क्या लगेगा, कांस्टेंट रूल, ठीक है। तो 5 × x है ना, 5 × x, तो ऐसा हो गया बेटा। तो यहाँ देखो x का पावर 3/3, यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x² बचा और प्लस 5x, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया, x³ + 3 + x² + 5x, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्लियर, ओके। तो ये 4 रूल हो गए बेटे अपने, है ना, 4 रूल हो गए। अभी तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आई, ठीक है भैया। और एक आध एग्जाम्पल इस पर देख लेते हैं, और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा कि y बराबर क्या है, x प्लस sin x प्लस 2, इस तरीके से। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन y dx, तो बेटा x का क्या हो जाएगा, x²/2 sin x का, तो चूंकि cos x का माइनस sin x, तो sin x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x, अभी आपने देखा, तो माइनस cos x प्लस 2 का क्या हो जाएगा बेटा, 2x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x²/2 माइनस cos x प्लस 2x। तो इट्स वेरी सिंपल, है ना, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है अभी तक, ठीक, ओके। तो अभी तक हमने क्या सीखे बेटे, 5 रूल सीखे, 5 ना, हाँ, जो भी 4 या 5 रूल्स हमने सीखे, तो वो आपको काफ़ी इजी लगे होंगे। अभी तक कोई भी दिक्कत आई डोंट थिंक कि आया होगा, ठीक है बेटे। अब देखो, अगर मैं इंटीग्रेशन के टाइप्स की बात करूं, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के 2 टाइप होते हैं। एक को कहते हैं बेटा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन,
ये दूसरा कहलाता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन, तो जैसा मैंने आपको बोला कि इंटीग्रेशन से आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास एक प्लॉट है, एक ग्राफ है, ठीक है, y और x के बीच में अगर आपके पास एक ग्राफ है, उसका आपको एरिया निकालना है। लाइक ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से है, तो इसका कहीं से तो स्टार्टिंग है ना बेटा, और कहीं पर तो इसका एंड है x2, है ना। तो आपको पता होना चाहिए ना कि कहाँ कितना एरिया निकालना है, आपको कितना एरिया निकालना है। क्या ये पूरा एरिया निकालना है तो आपको x1 से x2 तक लेना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है तो हमें इतना ही एरिया निकालना है, हमें ये पता होना चाहिए ना। अगर हमें ये चीज़ पता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक का एरिया लेना है, ठीक है, हमें कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन का मतलब ऐड करना ना, तो हमें पता होना चाहिए ना कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, ठीक है। अगर हमें ये चीज़ पता है तो हम डेफिनिट हैं, अगर हमें ये चीज़ नहीं पता है तो हम इनडेफिनिट हैं भैया, ठीक है। तो बेटे अगर आपको लिमिट पता होता है कि कहाँ से कहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, देन यू आर डेफिनिट, ठीक है। इंटीग्रेशन इज डेफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन अगर आपको ये चीज़ गिवन नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक करना है, लिमिट अगर आपको नहीं पता है, तो दैट इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। आया समझ में, डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो बेटे हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को क्या बोल देंगे, लिमिट इज नॉट नोन, लिमिट इज नॉट नोन, ठीक है। इसके लिए क्या हो गया, लिमिट इज नॉट नोन, और इसमें क्या होता है, लिमिट इज नोन, लिमिट इज नोन, ऐसा ऐसा। तो भैया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, अच्छा एक चीज़ और समझो, एक चीज़ और समझो। लेट्स से कि एक फंक्शन है हमारे पास x² + 5x + 10, ऐसा एक फंक्शन है, ठीक। मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट कर दो, आपने कहा डिफरेंशिएशन dy/dx, सर इसका 2x इसका 5, ऐसा आ गया है ना, 2x + 5 आ गया। अब मैं कहता हूँ बेटा कि ये जो चीज़ है ना, इसको वापस से इंटीग्रेट कर दो। जैसा मैंने बोला डिफरेंशिएट करना मतलब तोड़ना, और इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना। इसके अगर मैंने 2 टुकड़े कर दिए और मैंने बोला कि बेटा अब वापस जोड़ दो, है ना, इसको मैंने बोला 2 टुकड़े कर दो, तो आप डिफरेंशिएट कर दिए। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा दोनों को जोड़ दो, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर लोगे, क्योंकि सर ने बोला जोड़ने के लिए मतलब इंटीग्रेट करना। तो बेटा इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा, जैसा मैंने इसको टुकड़े किए थे और फिर मैं वापस जोड़ूंगा, तो यही चीज़ मिलना चाहिए कि नहीं, मुझे फिर यही चीज़ मिलना चाहिए। तो अब मुझे अगर इस चीज़ को इंटीग्रेट करूँ तो मुझे सेम चीज़ मिलना चाहिए। हाँ चलो करके देखो इसका इंटीग्रेशन। इसका अगर इंटीग्रेशन करता हूँ तो 2x का क्या हो जाएगा बेटा, 2x का क्या हो गया, कुछ नहीं तो पावर 1 है, 1 + 1/2 ऐसा हो गया, प्लस 5 कांस्टेंट रूल, 5x क्या है बेटा, 2 कैंसिल हुआ, x² + 5x आया ना। जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आया, x² + 5x आया। क्या देखा बेटा, ये टर्म तो मिला, ये टर्म तो मिला, ये टर्म नहीं मिला, है ना बेटा, ये टर्म नहीं मिला। मुझे मिलना चाहिए ना, मुझे सेम चीज़ मिलना चाहिए ना। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया था, अब मैं वापस से इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मुझे सेम चीज़ मिलना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है, कांस्टेंट वाला टर्म गायब है। तो बेटा इस वजह से हम क्या करते हैं, जब भी हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है जिसमें हमारे पास लिमिट नहीं पता होता है, वहाँ पर हम अपनी मर्जी से एक कांस्टेंट लगा देते हैं, c। क्या लगा देते हैं बेटा, c लगा देते हैं। तो इसके पहले मैंने जितने भी रूल्स बताए, जितने भी एग्जांपल्स बताए, उन सब में क्या रख दो, +c। सारा चीज़ करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में क्या लगा देंगे, उसमें +c। जैसे मैंने बोला बेटा, जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल लिया होगा कि भैया y = x⁵ का इंटीग्रेशन करो, तो आपने क्या किया, x⁶/6 किया, तो इसके बाद क्या कर लेंगे, +c लगा लेंगे, ठीक है। अब ये c की वैल्यू क्या है वो मुझे नहीं पता, ठीक है, हमें पता भी नहीं करना, हमें पता भी नहीं करना, क्लियर है, बट हम लगा देते हैं, क्लियर है, हम हर में लगा देंगे अगर हमें लिमिट नहीं पता है। अगर हमें लिमिट नहीं पता है तो हम लगा देंगे, ठीक, ओके। तो इसके पहले जो भी चीज़ें हमने किया उसमें किसी में भी हमने लिमिट नहीं दिया था, तो जहाँ जो आपने एग्जांपल्स लिखे हैं, जो आपने रूल्स लिखे हैं, उन सब में क्या पुट कर दो, +c ऐसा लगा दो, क्लियर है, कर लोगे ये चीज़। तो ये क्या चीज़ शो करता है बेटा, ये चीज़ शो करता है कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इनडेफिनिट है, डेफिनिट नहीं है, हमें उसका लिमिट नहीं पता है, ठीक।
आगे बात समझ में? ओके। तो जब लिमिट नहीं पता होता है हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं, प्लस सी पुट कर देते हैं। अब बात करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन की। अब बात करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन की। तो जैसा मैंने बोला बेटा आपको कि यहाँ से यहाँ तक अगर आपको इंटीग्रेट करना है, ये चीज़ गिवन है आपको कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब आपको लिमिट पता है कि x कहाँ से कहाँ, आप x के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो और x कहाँ से कहाँ तक लेना है, ये चीज़ पता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है तो वहाँ पर हमें किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पर हमें किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे कि डेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि भैया y इक्वल्स टू x प्लस 2 है, देन फाइंड इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, ऐसा। तो यहाँ पर देखो लिमिट पता है, स्टार्ट कहाँ से होना है, ये इनिशियल है, कहाँ पर जाना है, ये फाइनल है। तो कहाँ से कहाँ तक आपको लिमिट लेना है, बाउंड्री लेना है, वो आपको पता है। तो बेटे बाकी चीज़ें सेम है। y बराबर आपके पास क्या है, x प्लस 2, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस 2 का कांस्टेंट रूल क्या हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक करना था बेटा, तो जो लोअर लिमिट होता है ना इनिशियल, उसको यहाँ रखते हैं, और जो फाइनल होता है ना उसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ऐसा। अब जब आपने लिमिट ये कर लिया ना बेटा, इंटीग्रेशन कर लिया, तो इस तरीके से लिखते हैं, लोअर लिमिट को यहाँ लिखते हैं और अपर लिमिट को यहाँ लिखते हैं। ऐसा कर लिया हमने, तो क्या चीज़ आया बेटा, ये हमारा x² 2 प्लस 2x। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, x इनिशियल से x फाइनल। यहाँ देखो x इनिशियल आपका क्या है, चीज़ है बेटा 0, तो उसको नीचे लिखेंगे, और फाइनली आपको कहाँ तक जाना है, 1 तक, तो हम इसे 0 से 1 तक। उसी तरीके से यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब इसको रखना कैसे है, ध्यान से समझिए। ठीक है, रखना कैसे, पहले अपर लिमिट लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, अपर लिमिट। जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ 1 लिख लो, तो यहाँ पर x है तो 1 हो गया, 1² 2 प्लस 2 और इंटू 1, ऐसा लिख लिया। फिर माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद फिर जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, तो 0² 2 प्लस 2 इंटू 0, ये तरीका होता है। पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। ठीक है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो बेटे ये तो पूरा का पूरा 0 ही है, और यहाँ क्या बचा, 1/2 प्लस 2, दैट इज 2 2 4 प्लस 1 5/2। तो इसमें क्या होता है बेटा, हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाता है। आ रही बात समझ में, क्लियर है, हमें यहाँ पर एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है अगर हमें लिमिट पता है तो। ठीक, तो दिस इज द वे टू डू डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें हमें लिमिट पता होता है। एक आध और एग्जांपल्स ले सकते हैं हम। लाइक एग्जांपल, अगर मान लो y बराबर हमने लिया x प्लस 5 है ना, और इसको बोला कि फाइंड इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2, ऐसा लिमिट हमने इस बार ऐसा ले लिया। तो क्या लिखोगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। x का क्या हो जाएगा बेटा, अगेन x² 2 प्लस 5 का क्या हो जाएगा 5x, है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करोगे बेटा, 1 से 2, इधर भी क्या हो जाएगा 1 से 2। तो एक बार क्या करोगे, जहाँ जहाँ x है 2 रख लोगे, रख लो 2² 2 प्लस 5 इंटू 2, फिर माइनस लगाओगे। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख लोगे, 1 रख लोगे, तो 1/1² 2 प्लस 5 इंटू 1, ऐसा हो गया। तो क्या हो गया बेटा, 2 2 कैंसिल, 2 प्लस 5 2 10 माइनस, है ना, 1/2 प्लस 5, ऐसा हो जाएगा। तो 10 2 12 माइनस 5 दूना 10 1 11/2, 12 दूना 24, 24 माइनस 11/2, कितना बचेगा बेटा 13/2। देखो एक डेफिनिट वैल्यू आ गई।
आ रही बात समझ में? क्या हो गया? एक डेफिनिट वैल्यू हो गया। तो जब हमें डेफिनिट इंटीग्रेशन करना होता है तो हमें लिमिट दी होती है और पता होता है कि कहाँ से कहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ओके। तो ये काफ़ी आसान है बेटा, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो बेटे इस चीज़ का जो एप्लीकेशन पार्ट है ना, इसको अप्लाई कैसे करना है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं बच्चों।